न्यूनतम मजदूरी अधिनियम प्रमुख प्रावधान। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में बना था। द मिनिमम वेज एक्ट 1948 मेन प्रोविजंस। श्रमिक के परिश्रम के बदले जो पारिश्रमिक चुकाया जाता है उसी मजदूरी कहते हैं। बिहार में यह मजदूरी अनेक घटकों से प्रभावित होती है, जैसे कार्य की प्रकृति, मूल्य स्तर, मुद्रा की क्रय शक्ति, अन्य उद्योगों में प्रचलित मजदूरी दर, श्रमिकों की सौदेबाजी शक्ति आदि। किंतु जब इन सब घटकों के प्रभाव से भी श्रमिकों को उतनी मजदूरी भी नहीं मिल पाती है जिससे जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, तो देश की कल्याणकारी सरकार अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए बाध्य हो जाती है। भारत सरकार ने भी अपने इस कर्तव्य का पालन करते हुए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 बनाया। इसमें यह व्यवस्था की है कि कतिपय उद्योगों, अनुसूचित उद्योगों में सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान अवश्य किया जाना चाहिए। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का क्षेत्र, स्कोप ऑफ द मिनिमम वेज एक्ट, संपूर्ण भारतवर्ष पर लागू। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आज जम्मू कश्मीर तथा सभी केंद्र शासित प्रदेशों सहित संपूर्ण भारत पर लागू होता है। अनुसूचित उद्योगों पर लागू। यह अधिनियम उन उद्योगों या संस्थाओं के रोजगार पर ही लागू होता है जिनका उल्लेख इस अधिनियम की अनुसूची में किया गया है। दूसरे शब्दों में, इस अधिनियम के प्रावधान अनुसूचित रोजगारों पर ही लागू होते हैं। इस अनुसूची को 2 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग में उन उद्योगों, उपक्रमों, संस्थाओं की सूची दे रखी है जिनमें रोजगार देने पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार मजदूरी देनी होती है। प्रथम भाग में वर्णित उद्योग, 2 भाग है इसके, प्रथम और द्वितीय। तो प्रथम भाग में वर्णित उद्योग कौन से? ऊनी कारपेट बनाने या शाल बुनने वाले संस्थान, चावल मिल या दाल या आटा मिल, तंबाकू जिसमें बीड़ी उद्योग भी सम्मिलित है का कारखाना, शिकोना, रबर, चाय या कॉफ़ी आदि के बागान, तेल मिल, स्थानीय प्राधिकरण, सड़कों तथा भवनों का निर्माण या रखरखाव करने वाली संस्थाएं, पत्थर तोड़ने या पीसने वाले उद्योग, लाग निर्माण के कारखाने, अब्रक कारखाने, सार्वजनिक परिवहन संस्थान, चमड़ा उत्पादन, चमड़ा रंगाई उद्योग, निम्नलिखित कानून में कार्य श्रमिक जिप्सम, बेराइट्स, बॉक्साइड, मैग्नीज, चाइना कले, कायनाइट, कॉपर कले, मैग्नेसाइट, वाइट कले, सिटिएटाइट, स्टोन, एस्बेस्टस, फायर कले, क्रोमाइट, क्वार्टज, सिलिका, ग्रेफाइट, फेल्सपार, लेटराइट, डोलोमाइट, रेड ऑक्साइड, वोल्फ्राम, आयरन और ग्रेनाइट, रॉक, फास्फेट, हेमेटाइट, मार्बल, कैल्साइट आदि कानूनों में कार्य श्रमिकों पर लागू होता है। रेलवे, माल गोदामों, बंदरगाहों, गोदियों में माल लादाने उतारने के कार्यों में नियोजन, रेलवे की राख सफाई करने के कार्य में नियोजन। ये प्रथम भाग में वर्णित उद्योग है। द्वितीय भाग में वर्णित उद्योग, इस अनुसूची के द्वितीय भाग में कृषि को सम्मिलित किया गया है। इसमें कृषि शब्द को व्यापक अर्थ में प्रयोग करते हुए लिखा है कि कृषि में भूमि को जोतने, डेयरी चलाने, किसी भी प्रकार की खेतियाँ, फलों की फसल उगाने तथा काटने, पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, वन लगाने, लकड़ी उगाने तथा उनको बाजार में ले जाने, बेचने या संग्रह करने के योग्य बनाने संबंधी सारे कार्य सम्मिलित हैं। इन सभी कार्यों में नियोजित श्रमिकों को भी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार मजदूरी देनी होती है। यह उल्लेखनीय है कि यदि समुचित सरकार उचित समझे तो उपयुक्त अनुसूची में वर्णित उद्योगों की सूची में नए उद्योगों, संस्थाओं आदि को जोड़ सकती है, किंतु इस हेतु सरकार को संबंधित उद्योग को 3 महीनों की सूचना देनी होती है। धारा 22 है, न्यूनतम मजदूरी से अधिक मजदूरी पाने की दशा में यदि किसी अनुसूचित रोजगार में न्यूनतम मजदूरी दरों से अधिक मजदूरी दर लागू है तो इस अधिनियम की वैधता नहीं रह जाती है। इस स्थिति के संबंध में धारा 26(2)(a) में यह व्यवस्था है कि यदि समुचित सरकार की राय में किसी अनुसूचित रोजगार के कर्मचारी को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से अधिक मजदूरी मिल रही है अथवा उस संस्था में लागू होने वाली सेवा संबंधी शर्तों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करना आवश्यक नहीं है, तो समुचित सरकार उन शर्तों के अधीन जो उपयुक्त समझे राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके ये निर्देश दे सकती है कि इस अधिनियम के समस्त या कोई प्रावधान उक्त कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। महत्वपूर्ण शब्दावली, इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी। इस अधिनियम के अनेक ऐसे शब्दों का उपयोग किया गया है जिनका इस अधिनियम के संदर्भ में विशिष्ट अर्थ है। उन महत्वपूर्ण शब्दों का हम उल्लेख कर रहे हैं।
पहला, समुचित सरकार, एप्रोप्राइट गवर्नमेंट। केंद्र सरकार तब समुचित सरकार है जबकि कोई अनुसूचित रोजगार केंद्रीय सरकार या रेलवे प्रशासन के अधीन किया जा रहा है अथवा वह रोजगार किसी केंद्रीय अधिनियम के अंतर्गत किसी ऐसी खान, तेल क्षेत्र या बंदरगाह या निगम के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। उपयुक्त के अतिरिक्त शेष सभी अनुसूचित रोजगार के संबंध में राज्य सरकार ही समुचित सरकार होगी। धारा 2B, जीवन निर्वाह लागत सूचकांक, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। जीवन निर्वाह लागत सूचकांक से आशय उन सूचकांकों से हैं जिन्हें सरकार द्वारा अनुसूचित रोजगारों में नियुक्त कर्मचारियों के लिए निर्धारित किया जाता है तथा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है। धारा 2D, सेवा योजक, एम्प्लॉयर। सेवा योजक से तात्पर्य किसी भी ऐसे व्यक्ति से हैं जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में अथवा अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से एक या अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति किसी भी ऐसे अनुसूचित रोजगार में करता है जिनके संबंध में अधिनियम के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित की जाती है तथा जिनमें 26(3) में वर्णित सेवा योजक को छोड़कर निम्नलिखित व्यक्ति भी सम्मिलित है। अनुसूचित रोजगार के कारखानों का मैनेजर, अनुसूचित रोजगार में नियुक्त कर्मचारियों के निरीक्षण तथा नियंत्रण के लिए नियुक्त व्यक्ति अथवा विभाग का प्रमुख, किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन चलाई जा रही अनुसूचित रोजगार में नियुक्त कर्मचारियों के निरीक्षण एवं नियंत्रण के लिए नियुक्त व्यक्ति या उस स्थानीय प्राधिकरण का कार्यकारी अधिकारी। अन्य किसी अनुसूचित रोजगार की दशा में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उसमें नियुक्त कर्मचारियों के निरीक्षण एवं नियंत्रण के लिए अथवा मजदूरी के भुगतान के लिए उत्तरदायी है वो नियोजक सेवा योजक है। धारा 2E, अनुसूचित रोजगार, शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट। इस अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट कोई भी रोजगार या उसकी प्रक्रिया या कार्य की कोई शाखा जो कि उस रोजगार का हिस्सा है अनुसूचित रोजगार है। धारा 2G, मजदूरी, वेजेज। मजदूरी तात्पर्य उस समस्त पारिश्रमिक से हैं जिसे मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है जो कि रोजगार की स्पष्ट अथवा गर्भित शर्तों को पूरा करने के लिए रोजगार में नियुक्त व्यक्ति को उसके रोजगार के लिए या उस रोजगार के अंतर्गत किए गए कार्य के लिए दिया जाता है, जिसमें मकान किराया भत्ता भी सम्मिलित है, किंतु मजदूरी में निम्नलिखित को सम्मिलित नहीं किया जाता है: आवास सुविधा, विद्युत, पानी, चिकित्सा सहायता का मूल्य अथवा अन्य कोई भी सुविधा या सेवा का मूल्य जिसे समूह सरकार ने विशेष या सामान्य आदेश से पृथक रखने का निर्देश दिया है, किसी पेंशन कोष या भविष्य निधि या सामाजिक बीमा की किसी भी योजना के अंतर्गत सेवा योजक द्वारा चुका गया अनुदान, यात्रा भत्ता या किसी भी यात्रा रियायत का मूल्य, कर्मचारी द्वारा रोजगार के दौरान किए गए खर्चों को चुकाने के लिए दी गई राशि, सेवा मुक्ति पर दी जाने वाली अनुग्रह राशि या ग्रेच्युटी। धारा 2H, कर्मचारी, एम्प्लॉय। कर्मचारी से आशय किसी भी ऐसे व्यक्ति से हैं जो किसी अनुसूचित रोजगार में भाड़े पर या पारिश्रमिक पर कोई ऐसा कौशल युक्त या अकौशल युक्त शारीरिक या लिपिक के कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है जिसके संबंध में न्यूनतम मजदूरी दरें निर्धारित की गई है। कर्मचारी शब्द में ऐसे बाहरी श्रमिक भी सम्मिलित है जिसे किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा कोई वस्तु या सामग्री इस उद्देश्य से दी जाती है कि वह उसे बनाए, साफ करे, धोए, परिवर्तित करे, सुसज्जित करे, अंतिम रूप दे, मरम्मत करे, सुयोग्य बनाए या किसी अन्य विधि से प्रसंस्करण करे ताकि देने वाले व्यक्ति के व्यापार व्यवसाय का उद्देश्य पूरा हो सके। उपयुक्त कार्य बाहरी श्रमिक के मकान पर अथवा किसी अन्य परिसर में किया जा सकता है जिस पर उस अन्य व्यक्ति का नियंत्रण एवं प्रबंध न हो। कर्मचारी में वे सभी कर्मचारी भी सम्मिलित होंगे जिन्हें समुचित सरकार कर्मचारी घोषित करती है, किंतु भारतीय संघ की सशस्त्र सेना का सदस्य कर्मचारी नहीं माना जाएगा। धारा 2I, उपयुक्त प्रावधान के संदर्भ में ही एक मामले में एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति से तंबाकू में पत्ते ले जाकर घर पर ही बीड़ी बनाता था तथा कार्य अनुसार मजदूरी प्राप्त करता था, कर्मचारी माना गया था। इस तरह से एक मामले में जब ये कहा गया कि अनुसूचित रोजगार में कार्य करने वाला प्रत्येक व्यक्ति न्यूनतम मजदूरी का अधिकारी होगा, चाहे वह चौकीदार हो या अन्य कर्मचारी। अधिनियम की संवैधानिकता, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द एक्ट। भारत के संविधान में प्रत्येक नागरिक को व्यापार, पेशा तथा कार्य की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदत्त है। इस अधिकार के अंतर्गत वे जितने भी कर्मचारी या श्रमिक चाहे नियुक्त कर सकते हैं। इस अधिकार के संदर्भ में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को चुनौती देते हुए ये कहा जाता है कि यह अधिनियम संविधान की मूल भावना जनता के मूल अधिकार के विरुद्ध है
किंतु वस्तुस्थिति ये है कि ये संविधान के प्रावधानों के प्रतिकूल नहीं है, बल्कि संविधान के प्रावधानों के अनुरूप ही है। ऐसे ही विचार यूचिचोई बनाम केरल राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तुत करते हुए ठीक ही कहा था कि इस अधिनियम से व्यापार, पैसे, आजीविका के अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है। और उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति गजेंद्र गड़कर ने इस अधिनियम को सामाजिक न्याय की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण माना है और लिखा है कि अनुबंध की स्वतंत्रता के सिद्धांत को सामाजिक न्याय की ऊंची मांगों के प्रति झुकना होगा। औद्योगिक विवादों के न्यायिक निर्णय न्यूनतम मूल वेतन की शर्त से नीचे की शर्त पर कर्मचारी को नियुक्त करने के अधिकार को मान्यता नहीं देते हैं। सामाजिक न्याय का तकाजा है कि इस अधिकार को नियंत्रित किया जाए। केसी राजीवान बनाम केरल राज्य 1991 के मामले में भी उच्चतम न्यायालय ने पुनः लिखा है कि भारत एक विकासशील देश है। यहाँ प्रचुर आधिक्य श्रम आधिक्य यानी प्रचुर आधिक्य मतलब श्रम आधिक्य वाला बाजार उपलब्ध है। यहाँ की बड़े पैमाने की बेरोजगारी है। सेवा आयोजकों को आवश्यकता के मारे लोगों का शोषण करने की समझ सुविधा प्रदान कर रही है। बाजार की ऐसी स्थिति में सेवा आयोजक श्रमिकों की सौदेबाजी शक्ति के अभाव का लाभ उठाकर उन पर नियोजन की अनुचित शर्तें थोप देते हैं। असंगठित काम ढूंढने वालों के पास नियोजकों की ले लो या छोड़ दो, टेक इट और लीव इट की शर्त को स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। वस्तुतः यह अधिनियम देश के संविधान के नीति निर्देश तत्वों का पालन करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विजय कॉटन मिल्स बनाम स्टेट ऑफ अजमेर विजय कॉटन मिल्स बनाम स्टेट ऑफ अजमेर अब राज्य में विलीन हो गया है के मामले में उच्चतम न्यायालय ने लिखा है कि संविधान के अनुच्छेद 43 में नीति निर्देश तत्वों में यह भी सम्मिलित है कि शोषण के विरुद्ध श्रमिकों का संरक्षण करना। इस दृष्टि से इस नियम द्वारा उनकी स्वतंत्रता पर न्यूनतम मजदूरी का प्रतिबंध लगाना पूर्ण रूप से आवश्यक है। अनुच्छेद 19(6) के अर्थों में व्यापार की स्वतंत्रता पर लगाया गया प्रतिबंध अनुचित नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम व्यापार की स्वतंत्रता में बाधा नहीं डालता है, बल्कि संविधान के नीति निर्देशक तत्वों का पालन करने में सहायक है। यह अधिनियम सामाजिक न्याय की अवधारणा को मूर्त रूप प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस प्रकार इस अधिनियम के निम्न प्रमुख उद्देश्य प्रकट होते हैं। पहला, श्रमिकों को शोषण से बचाना। दूसरा, देश में सामाजिक न्याय की स्थापना करना। और तीसरा, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को स्वीकार करना। और चौथा, श्रमिकों के न्यूनतम जीवन स्तर के अधिकार को सुरक्षित करना। इस प्रकार अपन ने आज न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में इस अधिनियम का क्षेत्र के बारे में पढ़ा है, इसकी शब्दावली के बारे में अध्ययन किया है और इसके वैधानिकता अधिनियम की संवैधानिकता के बारे में अध्ययन किया है। कल अपन मजदूरी की न्यूनतम दरों का निर्धारण कैसे करते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।